दोस्तों, जब हवस का भूत लोगों के सर पे चढ़ता है, तो यह नहीं लोग देखते हैं कि मैं जुर्म कर रहा हूँ, तो किसके साथ कर रहा हूँ। ऐसी ही आज की जो घटना है, एक माँ और बेटी की है। माँ-बेटी दोनों लोग एक ही लड़के के साथ संबंध बना रही थी और उसका अंजाम कितना खतरनाक और कितना घातक होता है, आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखिएगा। बीएससी में पढ़ने वाला एक छात्र कभी जो है अपने स्कूल से गायब हो जाता था, अपनी क्लास से यूं ही गायब हो जाया करता था। जब भी वह अपनी क्लास से गायब होता तो सबसे पहले उसके प्रोफेसर पूछते थे कि वह लड़का समीर है, वह कहाँ चला गया है, क्योंकि वह लड़का अपनी क्लास का सबसे ज्यादा होनहार किस्म का स्टूडेंट था। उसको अचानक से गायब होते देख सबको प्रोफेसर को चिंता होने लगती थी। उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की काव्या क्योंकि उसकी सबसे खास दोस्त काव्या ही थी। समीर, तुम यूं अचानक से गायब कहाँ हो जाते हो? अच्छा नहीं लगता है क्या? कोई चिंता की बात है? कोई परेशानी है? जो भी है मुझे बता सकते हो। उस समस्या का समाधान कर लेंगे हम। समीर इस बात पर खामोश रहता है, चुप रहता है। जब भी चुप्पी टूटती है तो न केवल काव्या, पूरी कॉलेज, पूरा शहर, इलाका भी, प्रदेश भी हैरान था कि एक लड़का आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी गायब होने की वजह से न जाने 4 से 5 जिंदगियां कैसे बर्बाद हो जाती है। जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है शामली, और इसी जिले का एक थाना है कोतवाली नगर। कोतवाली नगर का एक मोहल्ला लगता है दयानंद नगर। 7 अप्रैल 2018 की रात के लगभग 9:30 के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो कि अचानक से जा रहा था और जाते जाते से एक और व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही मोबाइल की टॉर्च उसकी तरफ जलाता है, उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वह जो है वहां पे सोया हुआ था, यानी कि जो वहां पे था वो बिल्कुल ही मरे हुए मरे हुए समान था। वहां पे जो वो आदमी था वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस सूचना मिलती है। अगर कोतवाली पुलिस के जो प्रभारी हैं अविनाश गौतम सत्यनारायण और महिला समीर गौतम अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं। जब तक पुलिस मौके पर आई थी तब तक उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। उस व्यक्ति के पास रखे थे जरूरी कागजात रखे थे। उसके आधार पर पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम राकेश रुहेला है, जिसका 100 गज महज दूरी पे ही उसका घर है। सूचना मिलते ही पत्नी, बेटा और बेटी रोते हुए वहां आते हैं। जब दौड़ते हुए आते हैं तो उनकी हालत खराब थी। एक ही सवाल थी कि मेरे पति को किसने मारा है, कह रही थी और रो रही थी। पुलिस वाले मामले की जांच पड़ताल करते हैं। इससे पहले कि मोहल्ले के लोग ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा इस कदर होता था कि पुलिस को डेड बॉडी उठाने से भी इनकार करने लगे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए उनकी डेड बॉडी उठाई थी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले की जांच जब कोतवाली प्रभारी कर रहे थे तो यह पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार व्यक्ति का काम क्या था, यह रात में यहाँ क्या कर रहा था। तो पता चलता है कि दिल्ली सहदरा में एक इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, उसी के डिपार्टमेंट में यह काम करता है। सुबह के 8:30 बजे तक अपने घर से निकलता है। यह बाकी परेशानी वाली बात थी कि पूरी जब जांच हो जाती है, उधर हंगामा शुरू हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकल के आती है तो पता चलता है कि बहुत ही नजदीकी से किसी ने इनको गोली मारी है। गोली मारने की वजह से इनकी मौत हो गई है। पुलिस कोशिश कर रही थी। यह व्यक्ति जो है कमेटी डाला करता था। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ लोग कमेटी डालकर अपना काम निकालते हैं। वह लोग हर महीने पैसे देते हैं। जिनको ज्यादा जरूरत होती है वह कमेटी से पैसे उठाकर, और अब बाकी हर महीने का जिसका नंबर आता था, 20 लोगों की कमेटी डाली हुई थी, उसी को यह खुद हैंडल कर रहा था। हैंडल करते करते हो सकता है यह यहाँ किसी से कोई दुश्मनी हो, बात हुई हो। जांच पड़ताल करनी शुरू करती है पुलिस। यहाँ तो कोई एंगल निकलकर सामने नहीं आता है। पुलिस दूसरे दूसरे एंगल से इसकी जांच करने जाकर सबसे पहले जांच करती है। जहां पे सबसे पहले जो फोन किया था वो आदमी और पुलिस पहुंचती है, वह आदमी इस लाश को छुआ तक नहीं था। और इसकी जेब में जब उन्होंने जो है सर्च अभियान चलाया तो पता चलता है कि मोबाइल, उसका पर्स रखा हुआ था और ज्वेलरी पहनी थी। ये पूरी ज्वेलरी उसके हाथ में ही थी। कहीं से ये छिनैती का भी जो है मामला नजर नहीं आता था। और दिन निकलने के बाद फिर लोगों ने इस कदर हंगामा शुरू कर दिया था, शहर में जाम लगना शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे गुजरने लगता है। 7 तारीख की घटना थी, 12 अप्रैल आ जाता है, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। इस घटना को किसने अंजाम दिया है? जो अंजाम दिया है, जब धरना प्रदर्शन किया तो अवनीश गौतम जो थाना प्रभारी थे उनका अचानक से ट्रांसफर कर दिया जाता है। उनके स्थान पर जितेंद्र को रखा जाता है। इंस्पेक्टर साहब अपनी जांच कर रहे थे। जो भी पूरे इलाके की कैमरा परिवार के एक एक सदस्य से मोबाइल के नंबर जो है लगाए जाते हैं। हर पहलू पे बारीकी से खंगाला जाता है, जांच किया जाता है। पहले ही इंस्पेक्टर साहब का ट्रांसफर होने जितेंद्र
अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और सबसे पहले यह पता करने की कोशिश करते हैं कि यह व्यक्ति यहाँ से कहाँ तक जाता था। जहाँ तक जाता था पुलिस ने पीछा किया और जानने की पूरी कोशिश की कि ये कहाँ तक जाता है। वह व्यक्ति ट्रेन में बैठता है और दिल्ली तक मामले की जांच किया जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। एक बार फिर से वही सीसीटीवी कैमरे की जांच फुटेज फिर से इकट्ठा की जाती है। लगभग एक सप्ताह की इधर से उधर से सीसीटीवी कैमरा इकट्ठा करने के बाद जितेंद्र कालरा देखते हैं कि जब रेलवे स्टेशन से और इसके घर की यानी कि दयानंद नगर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास और 1.5 किलोमीटर का सफर हमेशा पैदल तय करके यह आदमी आता है। घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे पड़े हैं उन सबको खंगाला जाता है। पता चलता है कि एक बाइक पर 2 लड़के थे, दूर खड़े हुए थे। उन्होंने दोनों लड़कों को तलब किया और निकालने की कोशिश की गई, क्योंकि 1 मिनट के लिए उस कैमरे से राकेश रुहेला वहां से गायब हो जाते हैं। अप्रैल की रात की जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वहीं पे एक किराने का स्टोर था। किराने के स्टोर पे राकेश रुहेला कुछ सामान खरीदने के लिए और वहीं के दूर एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के खड़े रहते हैं। यह देखते हैं तो सबकी आंखें फट जाती है। उसके बाद पुलिस वाले जाकर किराने स्टोर से पूछताछ करते हैं, क्या आप इस राकेश रुहेला को जानते हैं? वो जो किराएदार किराना वाला होता है वो बोलता है कि हाँ, हम इनको जानते हैं। तब उस दोनों लड़के को फोटो दिखाया जाता है, तो फोटो देखकर वो किराना वाला बोलता है कि पीछे वाला लड़का राकेश रुहेला का बेटा है। पुलिस सन रह जाती है, हैरान रह जाती है कि आखिर उसका बेटा यहाँ पर क्या कर रहा था। घर पहुंचते हैं और विशाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लेते हैं और हिरासत में लेने के बाद उस कोतवाली लाया जाता है। तुम उस रात उस घटना स्थल पर क्या कर रहे थे? तो लड़का कहता है कि साहब, मुझे तो मम्मी ने दूध लाने के लिए भेजा था, मैं तो सिर्फ दूध लाने के लिए गया हूँ, लेकिन अचानक से ही मैंने देखा कि मेरे पिताजी भी वहां पर हैं। लेकिन जब बाइक पर आगे बैठा हुआ जो लड़का है वह मेरी बहन काव्या का बॉयफ्रेंड था। पुलिस ने समीर का हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो समीर के साथ एक लड़का था, यानी कि कुल मिलाकर यह 3 लड़के थे। यहाँ एक जिसका नाम विशाल था, जो राकेश रुहेला का बेटा था, एक लड़का समीर था, उसकी बहन काव्या का बॉयफ्रेंड, इसके बहुत ज्यादा प्यार करता था। तीसरा लड़का जो था समीर का सगा भाई था, सादिवा। ये तीनों लड़के वहां पे हुए। तीनों लड़कों से पूछताछ हिरासत में लेकर किया जाता है। शादाब और दूसरा समीर ने बातचीत की जाती है तो समीर जब टूटता है तो सुनकर लोग ताजुब कर रहे थे, हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी कि समीर ने इस घटना को अंजाम दिया। इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो बताते हैं कि जो उनकी बेटी काव्या है, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर की उसकी क्लासमेट है, जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसके कहने पर ही भाड़े के लोगों ने यह हत्या किया है। हत्या काव्या को पुलिस हिरासत में लेती है तो काव्या भी तोते की तरह एक एक बात बताने लगती है। हालांकि उसकी पहले पहले जो है सख्ती से पूछताछ की जाती है और सच बोल देती है और सच सुन के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। समीर और हम लोग कभी कभी रेस्टोरेंट कॉलेज में मिला करते थे। अचानक एक दिन उसके पापा की नजर उस पर पड़ जाती है। तब वह शायद किसी जो है होटल से बाहर निकल रहे थे। जब बाहर निकल रहे थे तो उसके पापा गुस्सा होते हैं और उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और लड़के को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मेरी बेटी से तुम दूर रहना, आसपास दिखाई दिए तो तुम्हें बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। यह बात लड़का सुनकर पीटकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद में 2-4 दिन दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि राकेश रुहेला अपनी जॉब से पर जा रहे थे, ट्रेन छूट गई थी, ट्रेन जो है छूट गई थी, तो वह अपने घर आ जाते हैं। 2 घंटे के बाद जब घर आकर देखते हैं तो वह लड़का समीर घर से निकल रहा था। घर पर कोई नहीं था, घर पर सिर्फ उसकी पत्नी कृष्णा मौजूद थी। कृष्णा को देखकर वह ताजुब कर रहे थे कि यह लड़का मेरी बेटी से भी मिलता है और यहाँ लड़की जो है मेरी पत्नी से भी मिलता है। आखिरकार क्या वजह थी? वह अन्यासे ऐसे ही बोल देते हैं कि तुम्हारा इस लड़की के साथ अफेयर है, पूरी बात मैं जानता हूँ। जब कृष्णा को यह बात पता चलती है तो कृष्णा दंग रह जाती है। वह हैरान थी कि आखिरकार हम तो बड़ी सावधानी से एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे थे। आज के दिन कृष्णा के साथ उसका पति राकेश बहुत ज्यादा मारपीट करता है। जब मारपीट करता है तब कहीं जाकर उसके मन में कृष्णा कुछ ऐसे गलत खामियां पैदा होने लगता है और काव्या किसी तरकीब से उसे जो है बचा देती है, क्योंकि काव्या नहीं जानती थी कि समीर मेरी माँ से भी जो है आके मिलता है, क्योंकि वह मौके पे मौजूद होती है। लेकिन किसी बात की कलेश उसको होने लगती है। जब राकेश घर से निकलता था तब समीर या तो घर में होता था या फिर किसी होटल में उसकी बेटी के साथ होता था। ये दोनों जो है प्लान बना के काव्या और उसकी माँ को ये दोनों लोग जो है
राकेश की बेटी और उसके माँ को ये जो समीर था वह फंसा लिया था। लिमिट जो है उसकी पत्नी क्रॉस कर चुकी थी। अनैतिक संबंध जो आपस में बीच में कभी-कभार बनाते थे, कभी होटल में तो कभी जो है रेस्टोरेंट में, पिताजी बार-बार इस बीच में रुकावट बन रहे थे। ये सारा चीज़ काव्या तोते की तरह जो है बोल रही थी। समीर ने कहा कि मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। उसको अपने पापा को मारने की ये सुपारी देती है और सुपारी जब देती है तो यहाँ पे समीर और जो उसकी काव्या होती है यहाँ पे बातचीत होती है और वहीं पे ये बातचीत इसकी माँ कृष्णा भी अचानक से आ जाती है और कृष्णा को पता चलता है कि उसकी बेटी का इस लड़के से अफेयर है और काव्या को पता चलता है कि मेरी माँ का भी इस लड़के से अफेयर है और हत्या का और जो है ये लोग भाड़े के लोगों को लेकर यहाँ पे आते हैं और वो जो भाड़े के लोग थे वो 5 लाख की रकम मांगते हैं, बोलते हैं कि हमें हथियार भी खरीदना है, 5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन जब बात 5 लाख रुपए की आती है तो काव्या कहती है कि तुमने जो हथियार के लिए रकम जो है तुम मांग रहे हो मैं हथियार देती हूँ और तुम्हें हथियार जो है मर्डर करके और मेरा हथियार मेरे को लाकर उन लोगों को देती है और कहती है कि ये हथियार से काम करके और ये हथियार मुझे दे देना। इधर उधर की कुछ नहीं 4 लाख में जो है मंजूर हो जाता है। ये जो जान से मारने का राकेश सुहेला का था। राकेश सुहेला ड्यूटी से अपने घर जा रहा था, रात के वक्त हो चुका था और क्योंकि इस लड़के यानी कि समीर को और शादाब को इसलिए साथ रखा गया था क्योंकि वह इशारा करने के लिए कि हाँ इसकी ही हत्या करना है, इसका ही कत्ल करना है, कहीं गलत लोगों का कत्ल न हो जाए। तो यहाँ पे विशाल भी दूध लेने चला जाता है। विशाल को कुछ नहीं पता था उसके पिता का मर्डर होने वाला है। तुरंत ही शार्प शूटर उसको बहुत करीब से कनपट्टी पे गोली मार देते हैं और वह मर जाता है। इससे कृष्णा, काव्या, समीर, शादाब यह चारों लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। साथियों जो शूटर थे उन लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार करती है, घटनाक्रम का खुलासा करती है। तो यह पता चलता है कि एक दिन कृष्णा यानी कि उसकी पत्नी दिन के में संबंध बना रही थी, मौजूद थी। अचानक से विशाल अपने स्कूल से वापस लौटकर जब घर आता है तो अपनी माँ को अपने बहन के उस प्रेमी के साथ देखता है और हैरान होकर कहता है कि माँ तुम उसके साथ क्या कर रही थी। तब अपनी माँ जो उसकी माँ है अपने बेटे को जो है कृष्णा डांटती है कि तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन का दोस्त है, तुम अच्छी तरह से जानते हो, यहाँ से कुछ किताबें जरूरी नोट लेने के लिए आया था, इसलिए कोई शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने यह बात कभी भी अपने पिताजी को नहीं बताई थी। बाद में रोता रोता लड़का विशाल कहता है कि काश यह बात मैंने पिता को शेयर की होती तो शायद हम कोई अच्छे कदम उठाते, शायद हम इस घटना के ऊपर बात कर पाते। फिलहाल सब कुछ खत्म हो चुका था और जो है नाबालिग जिसमें विवाद चल रहा था कि सब लोग नाबालिग थे, नाबालिग उसमें कोई नहीं था। सजा जो है कोर्ट उसको कानून सजा जो है दे रही है, कोर्ट में फैसला चल रहा है, मामले में कोई अभी निर्णय नहीं आया है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यहाँ पर राकेश रुहेला का ऐसा कदम उठाना चाहिए था, पुलिस का सहारा लेना चाहिए था ताकि समीर इस तरह का जो घिनौना अपराध उसने किया है, जो मन माँ और बेटी दोनों के साथ ही उसकी जो है संबंध बनाया करता था, परिवार रिश्तेदार सबसे उसको आपस में सलाह और मशवरा लेना चाहिए था। लेकिन उस बात को वो अंदर अंदर घुट रहा था और उसका सजा बहुत ही अंजाम उसका बुरा हुआ।